चौंका देने वाली बात जिसकी वजह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज निकल के आई वो थी मलेशियन गवर्नमेंट की, मलेशियन पुलिस की अपनी इन्वेस्टिगेशन। जो इतना बड़ा हादसा किसी कंट्री के प्लेन के साथ अगर हो जाए तो इन्वेस्टिगेशन कई महीने, कुछ साल भी चल सकती है, और उसका कंक्लूजन जब तक नहीं निकलेगा तब तक गवर्नमेंट शांत नहीं बैठती। उन्होंने वो इन्वेस्टिगेशन 1.5 महीने के अंदर बंद कर दी थी, और कहा जाता है कि उन्होंने एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स रिवील ही नहीं किए कि क्या उनकी रिसर्च थी, क्या था। आनन फानन में रिसर्च जो है वो इन्वेस्टिगेट की गई, टीम ने इन्वेस्टिगेशन करी, और उसके डॉक्यूमेंट किसी और रिसर्च टीम के साथ भी शेयर नहीं किए गए कि उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन की थी, उनकी अपनी इन्वेस्टिगेशन क्या है। बिकॉज बाहर के लोग जितने इन्वेस्टिगेट करेंगे वो तो अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट है, जो पुलिस है, वो तो अपना एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। उनके अपने सिटीजन्स बहुत सारे वहाँ से निकले हैं, कोलालमपुर से, उनके अपने सिटीजन्स की बात है, वो कैसे ऐसे पीछे हट सकती है। लेकिन उनमें उनकी इन्वेस्टिगेशन मात्र 1.5 महीना चली, उसके बाद वो बंद हो गई, और उस इन्वेस्टिगेशन के डॉक्यूमेंट किसी भी बड़ी रिसर्च टीम के साथ शेयर नहीं किए गए, और मलेशियन गवर्नमेंट ने इनफैक्ट मना किया कि वो शेयर नहीं करे जाएंगे। ना तो वो डीक्लासीफाई हुआ आज तक, तो बता भी नहीं कि क्या है उसमें, क्या नहीं है। ऐसी कॉन्स्पिरेसी भी आई है उसके बारे में कि एलियन ने ही अबडक्ट कर ली पूरी फ्लाइट, ऐसी ये रैंडम। तो देखिए कॉन्स्पिरेसी ही है, मतलब हाँ, ये तो एलियन ने अबडक्ट कर लिया, क्योंकि जब किसी चीज़ का सुराग नहीं मिलेगा तो फिर आप कुछ भी बोल दीजिए। एक कॉन्स्पिरेसी ये भी है कि वो बेसिकली हुआ क्या था, जब वो फ्लाइट उड़ी थी तो उड़ने के तकरीबन 25-30 मिनट बाद मलेशियन कोलालमपुर टावर से MH370 कोड गुड नाइट करके एक मैसेज किया था। वहाँ से मैसेज आया था MH370 येस मैसेज रिसीव्ड गुड नाइट, जबकि जो प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी बोलनी होती है पायलट को, कि कौन सी फ्रीक्वेंसी से बोल रहे हैं। ये लास्ट वर्ड्स थे जो ब्लैक बॉक्स में थे, जो ब्लैक बॉक्स रिकवर हुआ, सॉरी ब्लैक बॉक्स नहीं, जो मलेशियन टावर से जो डेटा रिकवर हुआ उसमें ये लास्ट वर्ड्स थे। ब्लैक बॉक्स तो रिकवर हुआ ही नहीं कभी। वो तो प्लेन ही गायब हो गया, तो ब्लैक बॉक्स। एक थ्योरी ये भी है कि हाईजैक कर लिया गया था, क्योंकि 40,000 फीट पे उस प्लेन ने एक शार्प टर्न लिया था नॉर्थ की तरफ। शार्प टर्न इतना शार्प था कि वो ऑटो पायलट पे लेना इम्पॉसिबल था, तो वो लिया गया होगा मैनुअली लिया गया। इसका मतलब पायलट्स ने लिया। 2 पायलट थे, एक 27 साल के थे जिनकी वो पहली फ्लाइट थी कमर्शियल, उससे पहले वो चार्टर प्लेन उड़ाया करते थे, और एक जहरी अहमद करके थे जो मेन पायलट थे, जो उनके कमांडर थे। जहरी अहमद ने ही मैसेज भेजा था ये। अब जहरी अहमद मलेशियन एयरलाइंस के पिछले 12 साल से 15 साल से प्लेन उड़ा रहे थे, उनको प्रोटोकॉल सारे पता थे, तो फिर उन्होंने वो फ्रीक्वेंसी कैसे मिस करी, और फ्लॉलेस रिकॉर्ड था उससे पहले उनका, तो वो फ्रीक्वेंसी क्यों मिस हुई। प्लस वो शार्प टर्न क्यों लिया गया, अपने जो उनका सेट रूट था उस रूट से टर्न क्यों लिया गया, क्या ऐसा दिखा, क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से उन्होंने टर्न लिया, क्यों ऐसा किया गया, नहीं पता। ठीक है। दूसरी बात, 40,000 फीट पे उड़ने की इजाज़त ही नहीं थी उसको उड़ना था 25 से 30,000 फीट पे। 40,000 फीट के लिए वो इट वॉज बोइंग 777 जो प्लेन था। बोइंग 777 को उस वक्त 25 to 30,000 फीट के ऊपर उड़ने की इजाज़त नहीं थी। ये 40,000 फीट पर उड़ा था। क्यों, किस लिए? बहुत सारे रेडार्स उस वक्त ऐसे थे जो 40,000 फीट पे काम भी ना करें। प्लस उस हाइट पे जो आपका नेवल थी, दूसरी कंट्री की, इंडोनेशिया की जो नेवल शिप्स थी, उनके रेडार पे एक अनआइडेंटिफाइड ब्लिप के तरीके से आया था ये। तो एक कॉन्स्पिरेसी ये भी है कि क्योंकि ये अनआइडेंटिफाइड ब्लिप आया था तो इसको आनंद फान में शॉट कर दिया गया। अच्छा। और क्योंकि ये एक कोलोसल मेस और मिस्टेक थी जिसमें इतने सारे लोगों की जान गई, इसको कभी सामने लाया नहीं गया कि क्या मिस्टेक हुई है, वरना वॉर छिड़ सकती हैं कंट्रीज में। बट इंटरनली तो पता होगा। इंटरनली आई एम श्योर सबको पता है, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन 1.5 महीने में ख़त्म हो जाना और उसका फिर सामने ना आना, ये सबसे बड़ा ब्लैक वो है। प्लस 2 पायलट जो आपके उसमें बैठे हैं कॉकपिट में, कॉकपिट को प्रेशराइज उससे बंद कर दिया जाता है, ठीक है, इतनी बड़ी फ़्लाइट के लिए। और कॉकपिट में कैमरा भी लगा हुआ था जो उसका जो टावर है, मलेशियन टावर, उससे मॉनिटर किया जाता है। तो हाईजैक अगर होता
तो उनको उस वक्त पता लग जाता। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके रेडार से जब गायब हुआ प्लेन, उसके 2.5 से 3 घंटे तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। पता ही नहीं था किसी को, क्योंकि रात की फ़्लाइट थी, 12:42 पे टेक ऑफ करी थी रात के। तो आई थिंक टावर में कोई था नहीं, या वहाँ पर उन्होंने मिस्टेक करी। 2.5 से 3 घंटे तक किसी को इन्फॉर्म ही नहीं किया गया कि रेडार से गायब हो गई है। जब इन्फॉर्म किया गया उसके बाद इमरजेंसी प्रोटोकॉल लॉन्च किए गए कि फ़्लाइट को ढूंढा जाए क्या है क्या नहीं है। और जेट्स तो बेसिकली प्रोटोकॉल ये होता है कि जब भी ऐसी या तो हाईजैक का वो आता है, या फिर आपका अगर रेडार से गायब हो जाती है, तो जो आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो एयरफोर्स होती है उसके 1 से 2 जेट उस डायरेक्शन में भेजे जाते हैं, ताकि आप देखो कि क्या है, ठीक है। और उससे एक डिस्टेंस बना के रखे जाते हैं, सो दैट इफ़ इट इज़ अ हाईजैकिंग तो ऐसा ना हो कि वो लोग कुछ कर लें, ठीक है। बट जेट्स उड़ाए जाते हैं, तो प्रोटोकॉल वो फॉलो हुआ, लेकिन 3 घंटे बाद, 3 से 3.5 घंटे बाद। उस वक्त तक वो प्लेन कहाँ गया क्या नहीं गया कुछ नहीं पता। उस रूट पे उन जेट्स ने चले गए, चक्कर लगाए, लेकिन उस फ्लाइट का कुछ पता नहीं लगा। ना उनके रेडार में आए, ना उनको दिखे, ना उनसे कुछ वो हुआ। इनफैक्ट कहा जाता है कि उन जेट्स ने लो हाइट और एक्सट्रीम 40,000 दोनों पे उड़ान भरी, लेकिन उनको नहीं दिखा ना तो कुछ। भाई आप अगर गिरी भी है फ्लाइट और अगर 3 घंटे ही हुए हैं, तब भी आप कहीं तो डेब्री देखोगे उसकी। एकदम से 3 घंटे में तो नहीं सारा का सारा वो हो जाएगा, कहीं तो डेब्री दिखेगी, कुछ तो दिखेंगे, कुछ लोग की लाशें तैरती हुई दिखेंगी, कुछ तो होगा। कुछ भी नहीं था ऐसा। तो अगर वो इंडियन ओशन में गिरी तो लोगों की लाशें कहाँ गई? चलो मान लिया प्लेन के पार्ट्स जो हैं वो इतने डीप चले गए, नहीं मिल रहे, लाशें तो ऊपर आ जाती हैं, वो क्यों नहीं मिली, कहाँ गई? और सबसे बड़ी बात, पायलट का जो अगर उनको हाईजैकिंग थी या कुछ ऐसा उनको दिखा तो डिस्ट्रेस सिग्नल क्यों नहीं भेजा गया? उनके पास एक बटन होता है जिसको दबाते डिस्ट्रेस सिग्नल चला जाता है, SOS चला जाता है, वो क्यों नहीं भेजा गया? सर वो जो प्लेन के पार्ट्स मिले थे इंडियन ओशन में, वो आइडेंटिफाई कर लिए गए थे कि वो MH370 के ही हैं, ये कंफर्म है? हाँ, कंफर्म क्या मतलब, अकॉर्डिंग टू पीपल है रिसर्च जो पब्लिक डोमेन में है कि वो उसके हैं। जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने कंफर्म किए हैं। ऑफिशियल गवर्नमेंट से कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। गवर्नमेंट तो इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहती है। मैं आपको बताऊं, जो पहली कमीशन हुई जिसमें एक $160 मिलियन खर्च हुए उस पर इन्वेस्टिगेशन पे, नेक्स्ट कमीशन आई फिर से कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। एक कंपनी थी जो ओशन एयरलाइनर्स के नाम से, कि वो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। उनके साथ हुआ था नो फाइंड नो फी कॉन्ट्रैक्ट। करेक्ट। कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिली तो गवर्नमेंट से फीस नहीं मिलेगी, क्योंकि मलेशियन गवर्नमेंट को शायद ये पता था कि कुछ मिलेगा ही नहीं, तो पैसे खर्च करने का फ़ायदा क्या? पहली इन्वेस्टिगेशन में पैसा इसलिए खर्च किया गया कि भाई पब्लिकली दिखाया जा सकता है कि गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया है अपने लोगों को ढूंढने के लिए। दूसरी रिसर्च में उन्होंने पैसा तक खर्च नहीं किया, कोई इन्वेस्टिगेशन में पैसा खर्च नहीं किया। उस कंपनी ने अपना पैसा लगा के ज़ोरों शोरों से इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, लेकिन जितने ज़ोर शोर से शुरू करी थी उतने ही जल्दी उन्होंने बंद भी कर दी, क्योंकि उनको कुछ नहीं मिला। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अगर वो शॉट भी हुई है तो लोगों की लाशें कहाँ हैं? करेक्ट। प्लेन अगर पानी में डूबा, लाशें अगर होती हैं तो वो तो ऊपर आ जाती हैं, जैसे टाइटैनिक का हुआ था। लोग डूबे थे, बट क्योंकि आपकी जो बॉडी होती है वो फूल जाती है तो इट कम्स अप। कोई एनिमल भी तो खा सकता है। कितने 280 लोग थे। एक तो हो सकता ऊपर आ जाए। 280 लोग थे। चलो मैंने कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म में नहीं आई, लेकिन जब वो जेट्स उड़े थे उनको क्यों नहीं दिखा कुछ? तो ये गए कहाँ? और वो शार्प टर्न क्यों लिया गया सबसे ज़्यादा, वो भी हवा में 40,000 फीट की ऊंचाई पे? तो अब आप सोचें उन लोगों का क्या हाल हुआ होगा जो अंदर बैठे होंगे। MH370 का आज तक भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इवन जो 3 रिसर्च कमिटीज़ हुई हैं आज तक, आखिर वाली एक और ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी, उन्होंने रिसर्च करी थी, जिनको इवेंचुअली कुछ पार्ट्स मिले, ठीक है, जिसकी उनको मलेशियन गवर्नमेंट से फाइनेंशियली भी वो हुआ, बट उसके बाद उनको कुछ नहीं मिला। उनको ब्लैक बॉक्स नहीं मिला, उनको कोई लोगों का शव नहीं मिले, कोई ढांचा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला उनको। बट वो एक्चुअली उसी फ्लाइट के ही थे पार्ट्स जो उनको मिला। वही, उनके अकॉर्डिंग थे। गवर्नमेंट से कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई उनकी,
उनके अकॉर्डिंग थे कि उन्होंने जो प्लेन का ब्लूप्रिंट था, जो प्लेन के फ़ोटोज़ थे, जो प्लेन का नक्शा था, वो सारी चीज़ें थी। बोइंग 77 मलेशियन गवर्नमेंट का वो मतलब मलेशियन एयरलाइन वो सब था। उनके हिसाब से कुछ विंग के पार्ट और कुछ बैक उस टेल के पार्ट मिले थे उनको, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। तो सबसे बड़ी बात कि वो मिले। अच्छा, प्लेन तो एक साथ ही गिरेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि कॉकपिट कहीं जाएगा, वो कहीं जाएगा, वो कहीं और जाएगा, राइट? तो फिर क्यों नहीं मिले साथ में बाकी पार्ट्स? चलो मैं कह रहा हूँ अगर किसी ने उड़ा दिया फॉर एग्जांपल, फिर मैं समझता हूँ कि हाँ ठीक है, पार्ट्स अलग अलग जगह मिल सकते हैं। बट जो रिसर्च कमेटी थी उन्होंने 35 किलोमीटर के रेडियस में ढूंढा था। 35 किलोमीटर के रेडियस में नहीं मिला, सिर्फ 2 से 3 पार्ट मिले। ऐसा कैसे? अब क्या ये सिर्फ पार्ट्स दिखाने के लिए बनाए गए कि जी मिल गया कुछ, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और पैसे गवर्नमेंट से ले लें, या फिर एक्चुअली मिले हैं, नहीं पता। एक थ्योरी तो ये भी है कि वो विच इज़ ऑल्सो वेरी नॉन बिलीविंग काइंड ऑफ अ थिंग, बट अकॉर्डिंग टू साइंस, जब आप एक वार्म होल कैसे क्रिएट होता है? जब स्पेस और टाइम बेंड होता है। स्पेस एंड टाइम इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ये स्पेस है, ये टाइम है। अब ए से बी जा रहे हो, अब इसको मोड़ दोगे और यहाँ से छेद करके यहाँ से निकालोगे, तो दैट मीन्स यू आर बेंडिंग स्पेस एंड टाइम। बिकम्स अ पोर्टल। इट बिकम्स अ पोर्टल, इट बिकम्स अ वार्म होल। एक कहते हैं कि वहाँ कोई वार्म होल क्रिएट हुआ है जिसमें MH370 चला गया। इसके बारे में सुना है, पर ये बिलीवेबल नहीं है। ये बिलीवेबल इसलिए एक नहीं है, और ऐसी फ्लाइट भी तो थी जो किसी और ईयर में उड़ी थी, किसी और ईयर में लैंड हुई। वो तो एक अलग ही अलग वो है, वो फ्लाइट ही वो भी यही कहते हैं कि वो वार्म होल में घुस गई थी। हाँ, वो 33 इयर्स लेटर, हाँ, 33 इयर्स लेटर आई थी। मैनिफेस्ट जो वेब सीरीज है उसमें भी कुछ ऐसा ही कुछ थी। वो उसी के ऊपर बेस्ड है, फिर उन्होंने ऑब्वियसली थोड़ा फिक्शनलाइज किया है। वो 33 इयर्स लेटर वो लैंड करी थी। उसमें लोगों के पास मोबाइल तक नहीं थे, उनको ये नहीं पता था कि क्या हो गया है, अंदर क्या हुआ है। सो वो ऐसा क्यों है, दैट इज़ समथिंग टू बी सीन। बट एज फार एज MH370 इज़ कंसर्न कि ये उनका कहना है कि वार्म होल में चली गई, उसके बाद नहीं पता कि कहाँ है। क्योंकि वॉट एवर सेड एंड डन, कुछ भी आप कर लें, आपको कुछ पार्ट्स उसके कहीं ना कहीं मिलते हैं। उसके बाद इंडोनेशियन एयरलाइंस का 2018 में एक और प्लेन क्रैश हुआ था, और अप्रॉक्सीमेटली उसी जगह पर क्रैश हुआ था जहाँ से मलेशियन एयरलाइन गायब हुई थी। उसके सारे पार्ट्स मिले। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।